हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं धमाकेदार बहुत बेहतरीन बायो का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड आ रही थी कि क्लास 10th के हिंदी मीडियम के वीडियो सर ज़रूर डालिए। तो चलिए कुछ नोट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। नोट्स है बिल्कुल, आपको अपने कलम और कॉपी उठा लेना है और जैसे जैसे बताऊँगा वैसे वैसे लिखते जाना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि जीवन प्रक्रिया क्या है, यानी कि लाइफ प्रोसेस क्या है। तो देखिए, जीवन प्रक्रियाएं क्या है। जीवित रहने के लिए हमारे शरीर में लगातार कुछ जरूरी काम होते रहते हैं, जैसे भोजन लेना, भोजन में ऊर्जा प्राप्त करना, पदार्थों का शरीर में पहुंचना और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती है जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी होती है। जैसे कि हम मुख्यतः मान लीजिए पोषण, मुख्य इसकी प्रक्रियाएं क्या क्या है। पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है। चार जो चीज़ें हैं हमारे जीवन में जीने के लिए, सभी लिविंग थिंग के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी मानी जाती है। यानी कि एक जिंदगी जीने के लिए एक मनुष्य के शरीर को या किसी भी जीवित लिविंग थिंग को जीने के लिए ये इन चार चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। क्योंकि उसके शरीर को पोषण चाहिए, ठीक है, जो कि उसको मिलता है खाने से। श्वसन चाहिए, श्वसन लेता रहता है हमेशा, सांस का लेना और छोड़ना। परिवहन, बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक न्यूट्रिशन का पहुंचाना परिवहन कहलाता है। और चौथा है उत्सर्जन, यानी कि इन सारी प्रक्रिया करते हुए जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना भी एक लाइफ प्रोसेस का ही हिस्सा कहलाता है। तो लाइफ प्रोसेस के लिए आपको चार चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, तब आपका जीवन जो है वो चल पाता है, या कोई भी लिविंग थिंग जो जिंदा है वो जी पाती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। इसमें से पहला टॉपिक आता है पोषण। पोषण क्या है जी? जीव द्वारा भोजन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। जो भी जीव होता है, जो भी जीव है, वो जब अपना भोजन वो ग्रहण करता है उसे हम क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। और उस भोजन में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। उससे हमें क्या क्या मिलती है? भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, शरीर की वृद्धि होती है, टूटे फूटे ऊतकों को मरम्मत मिलती है, शरीर की क्रियाएं चलती रहती हैं ये चीज़ें। ठीक है, दो प्रकार होते हैं पोषण करने के, दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है परपोषी पोषण, यानी कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक्स। ऑटोट्रॉफिक्स मतलब स्वपोषी पोषण क्या होता है? जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे बोलते हैं स्वपोषी पोषण। जो भी लिविंग थिंग खुद अपना भोजन बनाता है उसे बोलते हैं हम लोग स्वपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉफिक। यानी हरे पौधे जो होते हैं वो आपके स्वपोषी के अंतर्गत में आते हैं। परपोषी पोषण कौन से होते हैं? जिनमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, उसे बोलते हैं परपोषी पोषण। जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया और मनुष्य हम लोग खुद हो गए। ये सारी चीज़ क्या है? ये परपोषी पोषण है, यानी कि हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं और जो खुद खाना बनाते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी पोषण। ठीक है, चलिए चलते अपने नेक्स्ट पेज पे। देखिए, स्वपोषी पोषण के बारे में अगर आपने बात कर दिया है कि कैसे कोई जीव जो है, कोई लिविंग थिंग है, अपना भोजन स्वयं कैसे बनाता है, तो उसमें हमने एग्जाम्पल में देखा था कि प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए जो प्लांट होते हैं वह स्वपोषी पोषण में आते हैं। देखते हैं प्लांट जो होते हैं वो भोजन कैसे बनाते हैं। तो प्लांट जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। हरे पौधे सूर्य प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए प्लांट को क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए। ये चार चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मिनरल भी होती है, जो कि वो अपने जो रूट्स होता है, रूट्स में जैसे मिट्टी में से मिनरल पदार्थ वो पानी के थ्रू ले लेता है। तो ये चार चीज़ें नेसेसरी चाहिए उसको। सूर्य का प्रकाश नेचर से मिल जाता है, क्लोरोफिल खुद एक पौधे के अंदर होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से ले लेता है नेचर से, और पानी जो है वो नेचर से ले लेता है। ओके, कुछ प्रक्रिया होती है इसकी। सरल एक कुछ समीकरण है, उसको समझ लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी
दोनों मिलकर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और प्लस उससे निकलेगा क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर लेता है। यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही होती है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। आइए देख लेते हैं कि कुछ चीज़ों का, जैसे जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो कहाँ से आती हैं, क्या काम करती हैं। क्लोरोफिल का काम क्या होता है। क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला एक हरा पदार्थ होता है। यह सूर्य की ऊर्जा को पकड़ने में मदद करता है, क्लोरोफिल का काम होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आते हैं भाई, पौधे पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों यानी कि स्टोमाटा से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेता है। आप जानते हो स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा में जो 2 गार्ड सेल्स होते हैं और उनका काम होता है सांस का लेना और छोड़ना। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करता है, कहाँ से लेता है, वो पत्तियों में कुछ जो छिद्र होता है स्टोमाटा के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर लेता है एक प्लांट। पानी कहाँ से आते हैं, जड़ों द्वारा मिट्टी में पानी लिया जाता है और जाइलम के द्वारा ऊपर पहुंचाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि फ्लोएम और जाइलम 2 चीज़ें होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करती है प्लांट के अंदर। तो जो पानी होता है जो प्लांट के जड़ में होता है, तो जड़ से ऊपर की तरफ जाइलम जो होता है पानी को लेकर जाता है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब देखते हैं परपोषी पोषण के बारे में, यानी कि जो मनुष्य है हमारे बारे में, कि हमारी बॉडी के अंदर कैसे जो है हेटेरोट्रॉफिक यानी दूसरों पर हम डिपेंड रहते हैं, तो कैसे हमारे बॉडी के अंदर पोषण हो पाता है, कैसे हमारे बॉडी के अंदर पाचन क्रिया हो पाती है, कैसे हम सारी प्रक्रिया कर पाते हैं। मनुष्य में पोषण मुख्य रूप से 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले आपको भोजन को मुख में ग्रहण करना पड़ेगा, फिर होती है पाचन क्रिया, फिर होती है अवशोषण, फिर होता है आत्मसात और फिर होता है मल त्याग। उसके बाद जो है आपका पूरा पाचन संपन्न हो पाता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं सबके बारे में। पहले बात करें मुख के बारे में। मुख यानी कि भोजन को दांत से चबाया जाता है और लार के साथ मिलाया जाता है। लार में लार एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च के पाचन की शुरुआत कर देता है, और यही मुख से ही जो है भोजन के अंदर लार मिल जाने की वजह से भोजन में जो है पाचक तत्व जो होता है वो उसके अंदर चला जाता है, जिससे पचने में काफ़ी मदद मिलता है जो भी हम खाना खाते हैं। ठीक है, तो मुख का काम हो गया। अब बात करें ग्रास नली के बारे में। ठीक है, ग्रास नली क्या होती है, भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाते हैं, यानी कि भोजन को मुंह से लेके पेट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ग्रास नली करती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब जब ग्रास नली के द्वारा पेट के अंदर भोजन आ गया तो पेट में क्या होता है, देखिए आमाशय में HCl जो है पाई जाती है और पेप्सिन और सलेस्मा जो है पाई जाती है। आमाशय के अंदर पेट के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती है, HCl पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है और सलेस्मा पाया जाता है। HCl क्या होता है, अम्लीय वातावरण बनाता है, एक अम्लीय वातावरण बनाता है। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में मदद करता है और श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी परत की सुरक्षा करता है। तो पेट में भोजन जब आता है तो उसको जो वो एसिड के साथ मिल जाता है, और पेप्सिन में प्रोटीन होती है, जो भी भोजन के अंदर प्रोटीन होगा उसे पचाने में पेप्सिन मदद करता है। ओके, और श्लेष्मा क्या करता है कि अगर कोई आपने बहुत गर्म खा लिया, तीखा खा लिया, तो उसको जो परत होती है, पेट की जो परत होती है उसकी वो सुरक्षा करता है। उसके बाद बात आती है छोटी आंत के बारे में। यहाँ भोजन का पाचन लगभग पूरा हो जाता है। छोटी आंत की दीवारों में विली जैसी होती है, वो कैसी होती है, वो ऐसे राउंड विली जैसी होती है। ओके, ये पचे हुए भोजन के पोषक पदार्थों को रक्त में पहुंचाने में मदद करता है। कौन, छोटी आंत। अब बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। यह मुख्य रूप से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है। कुछ चीज़ें जो छोटी आंत में नहीं पच पाती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, बड़ी आंत के अंदर में चली जाती हैं। ओके, अब छठा जो है वो है मलाशय और गुदा, यानी कि बचा हुआ अपशिष्ट मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो वेस्ट चीज़ें होती हैं
हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होती हैं वो शरीर से बाहर निकल जाती हैं। ये प्रक्रिया हो गई जो परपोषी पोषण करते हैं उनकी, यानी हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्ब करते हैं वो इस तरीके से इन 5 चरणों से 6 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, तब उनका भोजन पाचन के रूप में एब्जॉर्ब हो पाता है बॉडी के अंदर। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब दूसरी अपनी टॉपिक आ गई श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया क्या है जी? शरीर में ग्लूकोज टूटता है और उससे ऊर्जा मिलती है, ये बात हम जानते हैं। अब वायवीय श्वसन होता है और एक होता है अवायवीय श्वसन होता है। वायु श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम क्या बोलते हैं? वायु श्वसन बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज रहेगा प्लस ऑक्सीजन रहेगा साथ में, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस पानी और प्लस ऊर्जा जो है उससे क्या होती है? ऑब्जर्वेशन हो पाती है, निकल पाती है, ठीक है। यह मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायु श्वसन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा, ओके। अवायवीय श्वसन क्या होता है? अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होने वाला श्वसन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन जब नहीं रहता है, जब जो श्वसन ऑक्सीजन की ना रहने पर हो उसे बोलेंगे हम अवायवीय श्वसन बोलेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए जो ईस्ट में होता है श्वसन वो अवायवीय श्वसन होता है। ग्लूकोज डायरेक्ट बनता है, ग्लूकोज और एथेनॉल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा के रूप में ये प्रक्रिया हो पाती है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने पर, जब भी मांसपेशियों में आपकी ऑक्सीजन कमी होगी तो ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा के रूप में जो है दोनों मिलकर ग्लूकोज और लैक्टिक अम्ल मिलकर ऊर्जा बनाते हैं, और इसी कारण बहुत अधिक मेहनत के बाद मांसपेशियों में थकान महसूस होने लगती है। ओके, इसे बोलते हैं, ये दोनों तरीके जो होते हैं वो श्वसन करने के तरीके होते हैं, वायु श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायु श्वसन की प्रक्रिया देख लीजिए, ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, कहाँ पर होता है यह प्रक्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और फिर बदले में हमें क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और पानी मिलता है प्लस ऊर्जा मिलता है। अवायवीय श्वसन जो होता है वो ग्लूकोज और ईस्ट के दोनों मिलने से होता है, और कहाँ पर होता है? एथेनॉल के अंदर होता है, और आपका निकलेगा CO2 और ऊर्जा निकलेगा। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बात करते हैं मानव श्वसन तंत्र क्या है। कह रहा है कि देखिए हवा का रास्ता क्या क्या होता है। पहले तो नाक से नासिका गुहा के अंदर जाएगा, फिर ग्रासनी में जाएगा, फिर स्वर यंत्र में जाएगा, फिर श्वास नली में जाएगा, श्वासनी में जाएगा, फिर जाएगा फेफड़े में, और फिर जाएगा वायु कोशिका के अंदर जाएगा। ये सारी प्रक्रिया होती है। वायु कोशिका क्या है? देखिए एक चीज़ आपको बनाई गई चित्र देख लीजिए ध्यान से। ऑक्सीजन रक्त में जाती है, ये बात हम जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के रक्त जो है मूवमेंट हो नहीं पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़े में जाते हैं, ओके, जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त जो है वो फेफड़े के अंदर जाते हैं। वायु कोशिकाएं क्या होती हैं? अलवलाई क्या होती हैं? फेफड़ों में बहुत सारी छोटी छोटी थैलियाँ जैसी होती है, संरचना होती हैं, जिनको हम वायु कोशिकाएं बोलते हैं। ये जो है आपको दिख रहा है फिगर में, ये वायु कोशिकाएं कहलाता है। इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं और ये इनके चारों तरफ रक्त की महीन नलिकाएं होती हैं। इनके द्वारा जो होती है बहुत पतली होती हैं, और पतली पतली जो है नलिकाएं होती है जो रक्त से जुड़ी होती हैं, जो ब्लड से जुड़ी होती हैं, और इन्हीं रक्तिकाओं में जो है ऑक्सीजन जाता है, जिससे ब्लड मूव होता है। और ये हवा का रास्ता देख लीजिए, यहाँ से नाक जाएगा, फिर नासिका गुहा में, ग्रासनी में, फिर स्वर यंत्र में, फिर श्वास नली में, श्वसनी में, फिर फेफड़े में, फिर आएगा वायु कोशिका में आपका पहुंच जाता है, जिससे ब्लड आसानी से फ्लो हो पाता है। ओके, अब जरा बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, यानी कि परिवहन क्या होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे बॉडी के अंदर जा पाता है, चाहे वो आपका स्वपोषी हो या परपोषी हो। तो देखिए शरीर में के एक भाग से दूसरे भाग तक भोजन, ऑक्सीजन, हार्मिन और अन्य पदार्थ पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम परिवहन बोलते हैं, यानी कि उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। मनुष्य में परिवहन का मुख्य काम क्या क्या होता है? हृदय होता है। हृदय रक्त को पूरी शरीर में पंप करता है, ओके, और रक्त जो है, रक्त भोजन, ऑक्सीजन, हार्मोन और अन्य पदार्थों को पहुंचाता है। रक्त वाहिकाएं क्या क्या हैं? रक्त वाहिकाएं रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करती हैं। ये कुछ चीज़ें हो गई, ओके। कुछ महत्वपूर्ण बातें इसको भी देख लीजिए। परिवहन यंत्र हमें ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने में मदद करता है।
परिवहन का मतलब साफ और साधारण सी बात में अगर बात करें तो क्या कहेंगे, एक जगह से दूसरे जगह तक सभी उन चीज़ों को बॉडी के अंदर पहुंचाना ही क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आइए एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि मानव हृदय क्या होता है। हम हृदय एक पेशीय अंग है जो लगातार रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। मनुष्य के हृदय में 4 अक्ष होते हैं, दाया आलिंगन, दाया निलय, बाया आलिंद, दाया आलिंद, बाया आलिंद होता है, ठीक है, दाया निलय होता है और बाया निलय होता है, ठीक है। अब देखिए जरा फिगर में ध्यान से देख लीजिए, दाया आलिंद कहाँ पर है और दाया निलय कहाँ पर है, बाया निलय कहाँ पर है और बाया आलिंद कहाँ पर है, ये चीज़ें ध्यान से देख लीजिए। फिगर में बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाया गया है। ओके, ऊपर की तरफ होता है आपका आलिंद और नीचे की तरफ होता है निलय, दोनों में। ओके, चलिए चलते अपने नेक्स्ट पेज पे। आइए कुछ बात करते हैं रक्त के बारे में। रक्त शरीर में कई जरूरी काम करते हैं। पहला है, रक्त के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? प्लाज्मा, यह रक्त का तरल भाग होता है जिसमें हम भोजन, हार्मोन्स और CO2 आदि पदार्थों को परिवहन कराते हैं प्लाज्मा के अंदर। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि RBC क्या होती है? इनमें होमोग्लोबिन पाया जाता है और ऑक्सीजन का परिवहन इसी के द्वारा होता है। ऑक्सीजन से ये जो है एक जगह से दूसरे जगह पर जा पाता है। तीसरी चीज़ है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC, इसका काम होता है रोगों और संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करना। रोग और संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करना WBC का काम होता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स क्या होता है। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है कौन? प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये कुछ रक्त के भाग हो गए जिसके बारे में हमने जानकारी लेनी बहुत जरूरी थी क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब जरा देखते हैं कि यही रक्त वाहिकाएं जो है मूवमेंट कैसे करती है। रक्त वाहिकाएं का मतलब होता है ये रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचाती हैं। तो 3 प्रकार होती हैं इसकी, 3 मुख्य प्रकार है। एक है धमनी यानी आर्टरीज, हृदय से रक्त को शरीर के अंगों को और ले जाती हैं कौन? धमनी। शिरा, शरीर के अंगों से रक्त को हृदय की ओर ले आती है कौन? वेन्स यानी कि शिरा। ओके, और कोशिकाएं कैपिलरीज, ये क्या है? ये बहुत महीन रक्त कोशिकाएं होती है, इनके द्वारा रक्त और कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो ये 3 जो है चीज़ें हैं, तीनों के बारे में आपको मैंने बता दिया अच्छे से। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पेज पे। दोहरा परिसंचरण क्या होता है? मनुष्य में एक पूरे चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है, इसे हम दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। पहला है फुफ्फुसीय परिसंचरण यानी हृदय फेफड़े हृदय, यानी हृदय से फेफड़े में, फेफड़े से हृदय में। ओके, और एक होता है दैहिक परिसंचरण यानी कि हृदय, पूरा शरीर और हृदय। दोहरे परिसंचरण का देखिए चित्र आपको बना दिया हूँ, देखिए ध्यान से। ये और ये सारी जो चीज़ें हैं नीले रंग का क्या दिखा रही है? ऑक्सीजन युक्त शिराओं, ऑक्सीजन वाली जो है वो नीले रंग के दिखा रही है और लाल रंग वाली जो है वो ऑक्सीजन रहित धमनियाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। शिरा और धमनिया में दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखते हैं कि पौधों के अंदर परिवहन कैसे होता है। तो पौधों के अंदर दो चीज़ से मुख्य परिवहन होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। पौधों में मुख्य रूप से 2 प्रकार के परिवहन होते हैं। जाइलम के बारे में देखते हैं। पानी और खनिज को जड़ों से पौधों के ऊपर के भागों तक पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। ओके, और फ्लोएम का काम पत्तियों में बने भोजन को पौधों के दूसरे भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम का काम होता है। और इसी प्रकार से जो है पौधों के अंदर परिवहन हो पाता है। ओके, चलिए चलते अपने नेक्स्ट पेज पे। एक छोटी सी टॉपिक इसको भी जरा समझ लीजिएगा। वाष्पोत्सर्जन क्या होती है? पौधों की पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पौधों में पानी ऊपर खींचने में मदद मिलती है और पौधों को ठंडा रखने में मदद करती है। वाष्पोत्सर्जन क्या होती है? जैसे आप देखते हो भाप बन जाता है, भाप बनने के बाद उड़ने लगता है अंदर से, ठीक है, वही है वाष्पोत्सर्जन। ओके, चलिए चलते हैं अब आगे। अब बात करेंगे
एक्सक्रिएशन के बारे में, यानी उत्सर्जन क्या होती है। शरीर में होने वाले क्रियाओं के दौरान कुछ हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ कौन से हैं, यूरिया हो गया, अतिरिक्त पानी हो गया, अतिरिक्त लवण हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ये बॉडी से बाहर निकालने वाली चीज़ें हो गई। उत्सर्जन कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े द्वारा बाहर छोड़ी जाती हैं, यूरिया गुर्दों द्वारा मूत्र के रूप में बाहर निकलता है, अतिरिक्त पानी त्वचा के रोम छिद्रों से पसीने के रूप में बाहर निकलता है, अविरिक्त लवण पसीने और मूत्र के रूप में शरीर के बाहर निकलता है। ये सारी जो है उत्सर्जन की प्रक्रिया हो गई। ओके, जरा मानव उत्सर्जन की बात करते हैं तो मानव उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से होंगे, मुख्य अंग 2 वृत्त यानी किडनी, 2 मूत्रवाहिनियां आर्टरीज, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर और मूत्रमार्ग यानी कि अर्थरा। वृक्क का नाम, वृक्क रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को अलग करते हैं और मूत्र बनाते हैं। 2 वृक्क यानी किडनी रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को अलग करते हैं और मूत्र बनाते हैं। 2 मूत्रवाहिनी यानी आर्टरीज वृक्क को मूत्राशय तक मूत्र को पहुंचाती है। मूत्राशय मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, अपने अंदर रखता है वो। मूत्रमार्ग मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने का जो काम करता है वो आपका मूत्रमार्ग का होता है। ओके, चलिए आपकी बुक में नेफ्रॉन के बारे में भी दिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन क्या होता है, वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है, वो नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये किडनी के अंदर होता है। ओके, नेफ्रॉन का मुख्य काम क्या होता है, रक्त को छानना, उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण करना, अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना। मूत्र बनने की मुख्य प्रक्रिया है छनन यानी फिल्ट्रेशन। रक्त का दाब ग्लोमेरुलम से पदार्थों को बोरियम कैप्सूल में छान लेता है। पुनः अवशोषण यानी कि उपयोगी पदार्थों जैसे जल हो गया, ग्लूकोज हो गया, लवण हो गया आदि को रक्त के रूप में पुनः अवशोषित कर देता है। और श्रवण मन होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अतिरिक्त आयनों को रक्त के ट्यूब में डाल देता है ये नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी के साथ जो है फिल्ट्रेशन का काम ये भी करता है। ओके, अब देखिए पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। पौधों में भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान बाहर निकलता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है पौधों के लिए हानिकारक है तो वो निकलता है बाहर। हानिकारक नहीं है मतलब वो अपने अंदर से रिलीज करता है। ओके, CO2 ऑक्सीजन के दौरान बाहर निकालती है CO2। ठीक है, ऑक्सीजन के दौरान जो है ऑक्सीजन जब निकालती है, देखो CO2 तो लेता है वो, पौधे जो होते हैं CO2 लेते हैं। अतिरिक्त पानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकालते हैं अतिरिक्त पानी। कुछ अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों, छाल और पुराने भागों में भी जमा हो जाते हैं, उनको भी ये बाहर निकालने का काम करते हैं। ओके, चलिए अब बताइएगा कि कैसा लगा आपको क्लास। तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। ओके, थैंक यू।